समझ लीजिए कि दो गैंग हो और उनमें से एक गैंग टूट जाए। ऐसा ही हुआ जब सोवियत यूनियन टूटा और बाइपोलर वर्ल्ड का एंड शुरू हुआ। हेलो, माई सेल्फ प्रियंका भदौरिया, आई एम योर पॉलिटिकल गाइड एंड मेंटर. Today we are going to discuss first chapter of 12th class, that is end of bipolarity. Now we are going to understand what was Soviet system. Soviet system आखिर क्या था और ये कैसे बना। 1917 में रशिया में एक रिवॉल्यूशन, उस समय उसको रशिया तो नहीं कहा जाता था, वहाँ पर एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसे हम वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं। वहाँ पर क्रांति की गई, राजा जो थे वहाँ जार कहे जाते थे, उनके अगेंस्ट लोग खड़े हुए और एक नए सिस्टम की मांग करने लगे। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो यूनिफाइड हो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमारा जो पूरा एम्पायर है उसको हम एक साथ लाएं, एक छत के नीचे लाएं। तो उन्होंने सोवियत सिस्टम को फॉर्म किया, जिसको आगे चलकर लेनिन ने, स्टालिन ने बढ़ाया। तो उस सिस्टम की सोच क्या थी कि जो दुनिया हो या जो हमारा देश हो वो ऐसे धारणा पर काम करे, उसकी विचारधाराएं ऐसी हो जिसमें सबका कल्याण हो, सभी के बारे में अच्छा सोचा जाए, कोई गरीब ना हो, किसी एक व्यक्ति के हाथों में पैसा ना होकर सबके पास बेसिक नीड्स, सबकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहनी चाहिए। तो ऐसे सिस्टम का नाम उन्होंने सोवियत सिस्टम, जो कि सोशलिज्म या कम्युनल आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। तो इस सिस्टम को यूएसएसआर जो है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद 1917 में बना। रशिया तो आज हम कहते हैं, पुराना नाम यूएसएसआर से उसको समझते हैं। द रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज्ड टू कैपिटलिज्म एंड द नीड ऑफ इगलिटेरियन सोसाइटी। इसमें तीन चीजें हमें समझनी है। पहले तो सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म, अभी हमने आपको बताया कि सोशलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हम सभी के कल्याण की बात करते हैं। किसी एक व्यक्ति के हाथ में पैसा ना होकर, उसके पास पावर ना होकर, सबके पास होनी चाहिए। एक ऐसी सिस्टम हो जो कंट्रोल करे कि सबका कल्याण हो, सबका वेलफेयर हो, गरीबी ना हो। और ये जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवादी व्यवस्था जो है, उसको खत्म किया जाए। उसी के अगेंस्ट में सोशलिज्म लेकर आए। और इगलिटेरियन सोसाइटी, जो कृषि प्रधान देश हो, कृषि प्रधान समाज हो, उसकी बात करें। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड कम्युनिस्ट पार्टी। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है वो एक पार्टी विचारधारा को मानती है। उनका मानना है कि एक ही पार्टी होनी चाहिए, बहुत तरीके की पार्टियां, अलग अलग दल ना हो, एक देश में एक पार्टी हो, वही हर तरीके से वहां लोग चुनकर आए, चुनाव जो जनता करे वहां से चुनकर आए और वही आकर शासन करे। इस तरीके की विचारधारा वहां होती है, कोई अपोजिशन ना हो। तो इस तरीके के सिस्टम को हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब एक ही पार्टी। आज आप आज चाइना में देख सकते हैं कि एक ही पार्टी चलती है। इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। इकोनॉमी प्लान होनी चाहिए, बाजार में कीमतें क्या होंगी ये बाजार न तय करके सरकार तय करे। कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, ये जस्ट इसके अपोजिट होती हैं, जहां पर मार्केट तय करता है कि चीजों की कीमत क्या होगी, चीज किस दाम पर बेची जाएंगी, कैसे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इस सिस्टम में सारी चीजें जो है स्टेट या हमारी जो सरकार है वो कंट्रोल करती है। स्टेट का मतलब यहाँ आप सरकार से समझे। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लिबरेटेड बाय सोवियत आर्मी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। अब हम ये देखते हैं कि यूएसएसआर में कौन सी कंट्रीज शामिल हुई। जब 1917 में हमारा यूएसएसआर बना तो उस समय कौन कौन सी कंट्रीज उसमें शामिल थी। तो यूरोप का जब आप मैप देखेंगे तो यूरोप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ईस्टर्न यूरोप, एक वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप की जो सारी कंट्रीज है वो ब्रिटेन के अंडर आती थी। ब्रिटेन ने उसको अपनी कॉलोनी बना रखा था या फ्रांस ने उसको अपनी कॉलोनी बना रखा था। लेकिन बाकी जो ईस्ट में आने वाले जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, आपके जितने भी ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो है उस समय यूएसएसआर में आती थी। यूएसएसआर जब बना था तो उस टाइम उसमें टोटल 15 कंट्रीज थी, इंक्लूडिंग रशिया। ये सारी कंट्रीज जो है वो आजाद हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज
कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक। ये जो कंट्रीज आजाद हुई इनको हम सोशलिस्ट ब्लॉक कहते थे, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, या वो सोशलिज्म को मानते थे। तो इसी आइडियोलॉजी को एक साथ लेकर 15 देश आए और जिन्होंने यूएसएसआर को फॉर्म किया। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक एंड टुगेदर वार्सा पैक्ट, अ मिलिट्री अलायंस। एक तो क्या था कि ये जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 के बाद में, तो कई सारे मिलिट्री अलायंस बनने लगे। 1949 में नाटो बना, नाटो को बनाने के लिए जो लोग आए वो ज्यादातर वही अलाइड कंट्रीज थी, अमेरिका जिसमें लीड कर रहा था। तो इसके अगेंस्ट में रशिया या यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर ही कहेंगे, बार बार मेरे मुंह पर रशिया का नाम आ जाता है, यूएसएसआर एक दूसरा पैक्ट लेकर आया 1955 में जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। ये वार्सा पैक्ट जो है 1955 में आया, इसका काम, ये भी मिलिट्री अलायंस था। इसका मतलब था नाटो और वार्सा दोनों का काम ये था कि अगर किसी देश, एक देश पर आक्रमण किया जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए और जो देश हैं वो सामने आएंगे, उनका साथ देंगे। तो नाटो में भी वो लोग शामिल होते हैं, उनके लिए सारे देश एक साथ सहायता करते हैं एक दूसरे, इसको हम सिक्योरिटी अलायंस कह देते हैं, सामूहिक सुरक्षा भी कह सकते हो आप। तो वार्सा पैक्ट भी इसके अपोजिशन में बना था। नाटो लेकर आए थे, नाटो के बाद वार्सा लाए थे। तो ये जो जितनी भी यूएसएसआर कंट्रीज थी जो उसमें शामिल देश थे, उस पर अगर कोई अटैक करता था तो वार्सा पैक्ट के तहत उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती थी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, while the Soviet economy has strength, it also significant weakness compared to the many Western economies. धीरे धीरे जब देखा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे बढ़ तो रही थी, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी। अगर हम वेस्टर्न इकोनॉमी से उसको कंपेयर करते तो बहुत सारी उसमें कमियां थी। रीजन ये था कि वो लोग ज्यादातर, जो यूएसएसआर था वो ज्यादातर अपने मिलिट्री पावर पे ध्यान देते थे, इकोनॉमिकल कंडीशंस पर उतना ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए इनकी जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। आगे चलकर यही कहीं ना कहीं मेन रीजन भी बना कि यूएसएसआर टूटा। The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizens. सोशलिस्ट जो सोवियत स्टेट था वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चला और उसने ये तय किया कि हमारे यहाँ जितने भी नागरिक रहते हैं उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, बेसिक उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जाएगा। The government subsidized necessities including health, education, child care and other welfare schemes. सरकार ने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं थी उन सब पर सब्सिडी दी, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा, एजुकेशन का ध्यान रखा, बच्चों का ख्याल रखा, इन सारी स्कीम्स पर उन्होंने सब्सिडी भी दी। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी सोवियत सिस्टम में जो थी ना के बराबर थी। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ना के बराबर थी। द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, मेकिंग लाइफ ऑफ एवरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। सोवियत सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी थी, उसका रोल बहुत ज्यादा था। ब्यूरोक्रेसी ही तय करती थी कि चीजें कैसी होंगी, स्कीम्स कैसी बनाई जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी, लोगों को उनकी जो सरकार जो कर रही थी क्या करती थी इस तक लोगों की, आम जनता की पहुंच नहीं थी। द आर्म रेस सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यूएस को कम्पीट करने के चक्कर में यूएसएसआर ये जो हथियारों की रेस में बहुत बुरे तरीके से पड़ गया। हथियारों की रेस में इन लोगों ने इतना ज्यादा ध्यान दिया कि पूरी दुनिया को हथियार का मैदान ही बना दिया। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया, खासकर यूएसएसआर और यूएसए जो थे, हथियारों के बिस्तर पर सोते थे, ऐसी कहावतें या ऐसे स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में दिए जाते थे। However, the Soviet Union lagged behind the West in technology, infrastructure, and in fulfilling the political or economical aspirations of citizens. इसी का रीजन हुआ कि उन्होंने जो अपने मिलिट्री पावर पे तो अच्छा खासा ध्यान दिया, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बेसिक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स था, डिप्लोमेसी उनकी थी, इकोनॉमी, लोगों की जो राजनीतिक आकांक्षाएं थी, आर्थिक आकांक्षाएं थी, उनको पूरा नहीं कर पाए। सोवियत इकोनॉमी वाज फॉल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। यही हुआ कि 1970 के दशक में धीरे धीरे जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे कमजोर होते होते बहुत बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई। ये आप मैप देखेंगे
उस समय के जो यूएसएसआर है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी। ये ऊपर की 3 कंट्रीज हैं, इनको हम बाल्टिक नेशंस कहते हैं। इसके अलावा मालडोवा है, बेलारूस है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सारे जो है ये यूएसएसआर के। यूएसएसआर का एक सिंबल होता है और जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज होती है उनका भी यही सिंबल होता है, जिसमें हसिया, हैमर और ये स्टार दिखाई आपको दे रहा है। जितने भी हमारे यहाँ भी अगर सीपीआईएम होगी तो उसका भी जो चिन्ह होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा। अब हम देखते हैं गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। कि गोर्बाचेव कौन है और इनका जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में क्या रोल था। यूएसएसआर के कई सारे लीडर हुए जिनमें एक नाम इनका भी आता है, इसके बाद येल्त्सिन का आता है। तो गोर्बाचेव जो थे उनके कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए, लेकिन वो रिफॉर्म्स इतने सही नहीं थे कि वो यूएसएसआर को बचा कर रख सकते थे या यूनाइट करके रख सकते थे। और कहीं ना कहीं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में लोग मानते हैं कि इनका रोल ज्यादा है। Mikhail Gorbachev, who became the General Secretary of Communist Party of Soviet Union in 1985, started reforming the system. 1985 में ये कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने और उन्होंने रिफॉर्म करना चालू किया। जो सिस्टम में कमियां थी, जनता जिनकी मांग कर रही थी, सुधारों की मांग कर रही थी, उनको वो सुधार लाने में गोर्बाचेव ने योगदान दिया, शुरुआत की। He decided to normalize the relation with West. इन्होंने कोशिश की जो वेस्ट कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है या अदर जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उनके साथ हम अपने रिलेशन जो है सुधारें। पर उन्होंने उनके सिस्टम में जो क्या कमियां थी उनको ढूंढ पाने में वो असफल रहे। The people in the Eastern European countries which were part of Soviet bloc started to protest against the own governments and Soviet control. यूएसएसआर में जो देश शामिल हुए थे, जिनको हम सोशलिस्ट ब्लॉक कहते थे, उन्होंने ही अपने सिस्टम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। वही चाहते थे कि हम जो सोवियत कंट्रोल है उससे फ्री हो जाएं, हमारा खुद का एक इंडिपेंडेंट सिस्टम हो, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी हो, एक इंडिपेंडेंट देश हो। इस तरीके से उन्हीं के समय में बहुत सारी जो सोवियत ब्लॉक थे उन्होंने अलग हो जाने का सोचा। इसके बाद हम देखते हैं गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस अकर्ड एंड द कम्युनिस्ट रिजाइन कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर। धीरे धीरे गोर्बाचेव ने फिर भी ध्यान नहीं दिया कि इसको सुधारा जाए, कैसे रोका जाए। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जितनी भी थी वो कमजोर होने लगी। यूएसएसए का जो पावर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इन सारी चीजों को वो संभाल पाने में, बैलेंस कर पाने में असफल रहे। धीरे धीरे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिटी पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को अपोज किया, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि हम जिस आइडियोलॉजी के साथ हम बने हैं उसमें ही आप रिफॉर्म क्यों लाना चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी क्यों लाना चाहते हैं। तो इस चीजों का भी अपोज किया गया, जो उनकी अपोजिशन पार्टीज थी, जिस वजह से यूएसएसआर को संभाल पाने में वो सफल रहे। अ coup took place in 1991। 1991 की डेट याद रखना, ईयर याद रखना। यही वो समय था 25 दिसंबर 1991। जब यूएसएसआर टूटा और आगे चलकर जो देश आज़ाद हुए, उन्होंने एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन करके एक इंस्टीट्यूशन बनाने की या पॉलिटिकल ग्रुप बनाने की कोशिश की। ये आगे आप जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 25 दिसंबर 1991 को कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे, जो उनके कट्टरपंथी समर्थक थे, उन्होंने इनके सिस्टम को अपोज किया और आगे चलकर ये सारा जो यूएसएसआर है वो टूट गया। द पीपल डिड नॉट वांट ओल्ड स्टाइल रूल और द कम्युनिस्ट पार्टी एंड वांटेड फ्रीडम। जनता खुद भी नहीं चाहती थी कि ये पुराना सिस्टम बना रहे, वो भी चाहती थी कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे हम आजाद हो जाए। ये 25 दिसंबर 1991 है। अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, 3 मेजर, ये 3 बड़े बड़े देश, यूक्रेन, बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर्ड द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। ये जो 25 दिसंबर 1991 को रशिया, बेलारूस और यूक्रेन तीनों देशों ने अपनी आजादी घोषित कर दी। उसके बाद यूएसएसआर का विघटन मान लिया जाता है।
Capitalism and democracy were adopted as a basis of post-Soviet Republic. Post-Soviet Republic देश जितने भी हुए उन्होंने कौन सी दो चीजें अपनाई? सबसे पहले कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, पूंजीवाद और लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जहां जनता चुनेगी कि हमारा प्रतिनिधि कौन बनेगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद एक जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा जो हमारी समस्याओं को या हम जो मांग उनसे चाहते हैं या हमारी जो आकांक्षा है उनको पूरा करने का काम करेगा। जैसे इंडिया में होता है, हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं और एक जनप्रतिनिधि चुनकर आता है और वो हमारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। पहले 1945 में यूएनओ बन गया था, तो 5 जो परमानेंट मेंबर थी सिक्योरिटी काउंसिल में, उसकी जगह बाद में रशिया को मिल गई। It inherited the Soviet seat in the UN Security Council. Russia accepted all the international treaties and commitments of Soviet Union. सोवियत यूनियन के बिहाफ पर जितनी भी ट्रीटी पहले से हो रखी थी यूएसएसआर ने की, उनको रशिया ने अपनाया, रशिया ने माना। ये आपको कुछ लीडर्स दिखाई देंगे, जैसे 1922 से लेकर व्लादिमीर लेनिन है। जब आप पॉलिटिकल साइंस के वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ते हो तो उसमें लेनिन के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, स्टालिन के बारे में पढ़ते हो, ये जो मेलकोव है, खुर्शेव है, ब्रेजनेव है, यूरी है, इसके बाद ये मिखाइल गोर्बाचेव है, येल्त्सिन इसके बाद आते हैं, जो कि हमारे जो रशिया था उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। वाई? अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? क्यों सोवियत यूनियन टूटा? आपने जितनी भी सारी चीजें पीछे पढ़ी, उनमें कुछ कुछ रीजन भी छुपे हुए थे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो वीक हो गया था। इसके अलावा जो सिटीजन्स की एस्पिरेशंस थी उनको सरकार पूरी नहीं कर पा रही थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जनता जो थी सरकार जो थी वो जनता के प्रति जवाबदेह ही नहीं थी। तो यही सारे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो इसमें हम देखेंगे, एक तो इंटरनल वीकनेस थी, उनके खुद के ही सिस्टम में बहुत सारी कमजोरियां थी। सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। उन्होंने सिर्फ हथियारों पर, अपने जो न्यूक्लियर पावर थे उन पर ही पूरे रिसोर्सेज को खर्च किया, बाकी सारी चीजों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट स्टेट्स, आप ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हम अगर पढ़ते हैं तो अंतरिक्ष में ये जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है यूएसएसआर ने की। फिर यूएसएसआर ने एक मोटिव बनाया कि हम सैटेलाइट पावर बनने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बाकी जो ईस्टर्न यूरोप था या सेंट्रल एशिया था वहां पर उन्होंने सैटेलाइट स्टेट्स बनाने चालू किए, जिससे कि उनकी इकोनॉमी का जो बहुत बड़ा रिसोर्सेस था वो इस पर खर्च हुआ, जो आगे चलकर उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे सेवियर कंज्यूमर शॉर्टेजेस, बहुत सारी कमी आई, लोगों की जो मूलभूत जरूरतें थी उसको पूरा नहीं कर पाए, मंदी छा गई, मनी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। The Communist Party Soviet Union for over 70 years without accountability। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, सरकार जो थी वो अकाउंटेबल नहीं थी। अकाउंटेबल का मतलब अपने कार्य जो वो कर रहे हैं उसके लिए वो जवाबदेह नहीं थी किसी के भी प्रति, खासकर जनता के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद देखते हैं ऑर्डिनरी पीपल वर एलाइनेटेड बाय स्लो एडमिनिस्ट्रेशन एंड रैम्पेंट करप्शन। जनता का जो क्या कहते हैं, जब सरकार अच्छे से काम नहीं करती तो जनता का भी मन उब जाता है, वो सरकार की चीजों में ध्यान नहीं देती है, उससे अलग थलग हो जाती, करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जो जनता थी सरकार के कामों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। आज अगर हमारे देश में जो हमारे देश की सरकार है वो अच्छे से अगर काम नहीं करेगी तो जनता भी चुनाव में वोट डालने नहीं जाएगी कि हमारी तो सुनी नहीं जाती तो हम क्यों ही वोट डालें, तो वो भी अपना जो इंटरेस्ट है वो खोने लगते हैं। The system inability to correct its mistake and foster discontent। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब हम अपनी कमियों को ही नहीं समझ पाते और अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते तो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी छोटा या बड़ा इंस्टीट्यूट हो, वो धीरे धीरे कोलैप्स कर ही जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी कमियों को पहले देखें कि हमारी कमी क्या है और उसको सुधारने की कोशिश करें। तो सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उन्होंने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश ही नहीं की।
देयर वॉज अ अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट। वो चाहती ही नहीं थी कि हमारे सरकार में खुलापन आए, ये सारी चीजें सुधार हो। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत ज्यादा केंद्रीकृत सरकार थी, सत्ता थी, और जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था वो जनता के प्रति ना के बराबर था। इसी वजह से जनता के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज अनहैप्पी विद गोर्बाचेव रिफॉर्म्स। ये जो गोर्बाचेव्स आए थे, उनके रिफॉर्म जो थे, सुधार थे, उनसे जनता खुश नहीं थी। रिफॉर्म्स वर बिलीव टू बी इंट्रोड्यूस एट अ वेरी स्लो पेस, और जो सुधार हो भी रहे थे वो बहुत ही धीमे स्तर पर हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं consequences of disintegration। अब हमने पढ़ा कि सोवियत सिस्टम क्या था, कैसे बना था। सोवियत सिस्टम में गोर्बाचेव क्या क्या रिफॉर्म लेकर आए। डिसइंटीग्रेट क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। अब हम देखेंगे कि उसके प्रभाव क्या पड़े। कोई भी चीज जब टूटती है तो एकदम से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे जब सोवियत यूनियन बना था, यूएसएसआर बना था, तो दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक तो जिसके लीडर जो थे वो यूएसए को मान लिया जाता था, दूसरे के यूएसएसआर को मान लिया जाता था। इससे कंसिक्वेंसेस क्या है, जब यूएसएसआर टूटा तो क्या क्या प्रभाव जो है दुनिया पर पड़े, अब यूएसएसआर पर पड़े, अमेरिका पर पड़े। तो हम देखेंगे यूएसएसआर जब बना हुआ था, या कोल्ड वॉर जब चल रहा था, डिप्लोमेटिक वॉर जिसको हम कहते हैं, कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है, जब तक कि यूएसएसआर टूट नहीं गया, उस पूरे ड्यूरेशन को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। उसमें दुनिया दो गुटों में डिवाइड थी, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की थी, और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनलिज्म को प्रमोट करने की थी। तो दुनिया में क्या हुआ, जो बाकी देश थे धीरे धीरे ये जो कॉलोनी थी, ब्रिटिश की कॉलोनी, फ्रेंच कॉलोनी, इनसे जब आजाद हुए तो वो लोग सोच में पड़ गए कि हम किस धुरी में जाएं या किसकी तरफ जाएं, यूएसएसआर की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं। पूरी दुनिया जो थी तो वो दो गुटों में डिवाइड हो गई थी। सोच भी उनकी दो तरीके से थी कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को लाएं, हम समाजवादी व्यवस्था को लाएं, किस व्यवस्था को लाएं। इससे भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे थे। कोई देश अगर यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को मानता था तो यूएसए उसको अपना दुश्मन मान लेता था। अगर वो यूएसए की आइडियोलॉजी को मानता था या कैपिटलिज्म को मानता था तो यूएसएसआर उसको अपना दुश्मन मान लेता था। तो इस तरीके से पूरी दुनिया जो थी वो दो गुटों में डिवाइड हो गई थी। आइडियोलॉजिकल वॉर चरम पे था। तो जब ये यूएसएसआर टूटा तो ये आइडियोलॉजी जो थी वो भी सुधरी या उसमें भी परिवर्तन आए। तो हम देखते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की जितनी भी विचारधाराएं थी, जितना भी डिप्लोमेटिक वॉर था, वो खत्म हुआ। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वाज ओवरचेंज। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी खत्म हुआ कि हम समाजवादी व्यवस्था लाएं, क्या लाएं। तो समाजवादी जो ब्लॉक था वही खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं दुनिया कैपिटलिज्म की तरफ गई। पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स शिफ्टेड, अल्टरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन। जो संस्था थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, उनमें भी सुधार आया, उनमें भी चेंजेस आए। यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो एक जो सोल पावर बनकर निकला वो था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Backed by the power and prestige of US, the capitalist economy emerged the dominant economic system internationally. लोगों ने देखा जब यूएसएसआर जैसी यूएसएसआर इतना बड़ा ग्रुप जब वो टूट गया अपनी एक आइडियोलॉजी को लेकर, तो कहीं ना कहीं दूसरी आइडियोलॉजी ज्यादा बेहतर होगी, तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ी। और आज भी हम देखते हैं पूरी दुनिया कैपिटलिज्म को ही प्रमोट कर रही है। हमारी खुद की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड से कॉम्पीट करना चाहते, ग्लोबल कॉम्पिटिशन में उतरना चाहते, तो कहीं ना कहीं हमको आज के टाइम में कैपिटलिज्म को थोड़ा सा प्रमोट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम शॉर्ट में आईएमएफ भी कहते हैं, ये जो थे इन्फ्लुएंशियल एडवाइजर बन गए। मतलब फाइनेंस के क्षेत्र में या वित्त के क्षेत्र में हम कहें, पैसे के क्षेत्र में अगर हम कहें, तो दो इंस्टीट्यूशन उभर कर आए जो आज भी कामगर है, जिनका एक का नाम है वर्ल्ड बैंक, दूसरे का नाम है आईएमएफ। दुनिया में जो रिफॉर्म लाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा, तो कहीं ना कहीं उनको अरेंज करने का काम आज वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ करते हैं। इसके बाद द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ।
इकोनॉमी में तो हमने देख लिया कि हम कैपिटलिज्म ले आएंगे, लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, इसके लिए लिबरल डेमोक्रेसी लाए। लिबरल डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी होती है जहां पर लोकतंत्र तो होता है, लेकिन लोकतंत्र में सच्चा लोकतंत्र कैसा हो, जहां जनता की जो मांग है उनको पूरा किया जाए। अगर डेमोक्रेसी में कोई कमी है और जनता उसमें सुधार के लिए कुछ एडवाइस कर रही है, तो उनकी जो एडवाइजेज है उनको मान लिया जाना चाहिए। तो ऐसी डेमोक्रेसी को हम लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां सुधार की गुंजाइश हो। The end of Soviet bloc led the emergence of new countries with independent aspirations. सोवियत ब्लॉक खत्म हुआ, नए देश बने और उनकी अपनी स्वतंत्र आकांक्षाएं थी। Some countries, particularly the Baltic and the East European states, sought to join the European Union and became the part of NATO. ये बहुत जरूरी बात है, ये समझ लेना। जैसे यूएसएसआर जब टूटा, तो मैंने बताया था पहले कि जब वो टूट रहा था तो उसके बाद एक नया इंस्टीट्यूशन वो लेकर आना चाहते थे, जिसको नाम दिया गया आगे चलकर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस उन्हीं स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया था, जिसमें से 15 देश में से 11 शामिल हुए थे। आज शायद वर्तमान में 9 ही देश बचे हैं, जिसमें से 3 जो थे जिनको बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। ये जिनके नाम दिए गए होंगे, नहीं दिया है, हमने मैप में देखा था, ऊपर की 3 कंट्रीज थी जिनका नाम एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया था। मैप में पीछे देखा था, ये तीनों कंट्री बाद में नाटो को ज्वाइन कर लेती है। ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में शामिल ना होकर नाटो में शामिल हो जाती है। आगे चलकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज एम टू लिवरेज देयर जियोग्राफिकल लोकेशन टू मेंटेन टाइज विद रशिया एंड एस्टेब्लिश कनेक्शन विद वेस्ट, यूएस, चाइना एंड अदर्स। पहले तो ये था, परेशानी थी, मजबूरी थी कि हम रशिया के साथ या यूएसएसआर के साथ अपने रिलेशन बनाए या वर्ल्ड के दूसरे देशों के साथ बनाए। जब ये यूएसएसआर ही टूट गया तो जो रशिया के पास में जो देश थे, उन्होंने रशिया के साथ अपने कनेक्शन बनाने के साथ साथ यूएसए के साथ, चाइना के साथ और भी अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाए और अपने ट्रेड को, अपने डिप्लोमेटिक पावर्स को और एक्सपेंड करने की कोशिश की। तो अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइन। इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं, ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बोला गया है कि शॉक थेरेपी, जो यूएसएसआर टूटा उसके बाद जो नए देश बने, तो उसमें शॉक थेरेपी क्या थी। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली शॉक क्या होता है। जैसे आपने कभी मूवीज में देखा होगा या कभी असाइलम में गए हो, मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे मेंटल पेशेंट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं, वो एकदम से घबरा जाते हैं, उनमें से एकदम से चेंजेस आते हैं, तो वही शॉक थेरेपी है। यहाँ पर शॉक थेरेपी का मतलब, पहले एक अलग सिस्टम था, एक सोशलिस्ट सिस्टम था जहां पूरी चीजें कंट्रोल थी, सब कुछ जो तय करने का काम करती थी सरकार करती थी। अब एकदम से वो टूटा और एक नया सिस्टम लेकर आए, कैपिटलिज्म को लेकर आए, पूंजीवाद को लेकर आए, तो बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, एकदम से आमूलचूल परिवर्तन हुए होंगे। तो वो लोगों पर या वहाँ की इकोनॉमी पर, सोशल लाइफ पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, एकदम से लोग हिल गए होंगे, एकदम से पूरा सिस्टम हिल गया होगा, तो उसी को हम यहाँ पर शॉक थेरेपी कह रहे हैं। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइन, जो नए देश बने उनमें किस तरीके से ये मॉडल जो था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। शॉक थेरेपी इज अ मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, ये बदलाव का दौर था जिसमें रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप, सारे ही देशों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस आए। द ट्रांजिशन इन्वॉल्व मूविंग फ्रॉम ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। पहले क्या थी, एक एकीकृत सत्ता थी, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, फिर हम डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को ले आए, यहाँ पर सोशलिज्म था, यहाँ पर कैपिटलिज्म को ले आए, तो इससे बहुत ज्यादा चेंजेस आए। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो थे, उन्होंने इन जो ट्रांजिशन थे, इनको बदलाव को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। शॉक थेरेपी वेरीड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंग फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। ये सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज आपने पढ़ा था कि वो सोशलिस्ट ब्लॉक थे, उनमें अलग अलग स्पीड से हुई, किसी देश में बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ हुई, किसी में बहुत कम तीव्रता के साथ हुई, तो अलग अलग स्पीड थी, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं इन्होंने हिलाकर रख दिया। डायरेक्शन एंड फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी वाइट क्वाइट सिमिलर अक्रॉस कंट्री। सारे जितने देश, जो 15 देश अलग हुए थे, उन सब में ये बदलाव देखे गए।
ईच कंट्री वॉज रिक्वायर्ड टू मेक टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूरे ही देशों को अपने सिस्टम को बदलना पड़ा और कैपिटलिज्म की तरफ वो बढ़े। आप देखते हो कि हम छोटा सा भी बदलाव अगर अपने घर में करते हैं, जैसे दीपावली की सफाई करते हैं, तो पूरा ही हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो सोचिए एक देश में नया सिस्टम लाना हो तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जैसे हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, और आज हम जिस कंडीशन में हैं, उसमें आने में हमें कितना समय लगा, कितनी सारी चीजें हमने सुधारी होंगी, कितने सारे रिफॉर्म लेकर आए होंगे, कितनी सारी पॉलिसीज बनाई। तो एकदम से एक पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पर जाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत लगी होगी। नए स्किल्ड पावर ढूंढना, नए मैन पावर ढूंढना, इंस्टीट्यूट्स के जितना भी सिस्टम था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें सुधार करना एक कठिन काम था। Each country was required to make total shift to capitalist economy। पूरी तरीके से उनको शिफ्ट होना था कैपिटलिज्म की तरफ। This shift meant rooting out completely a structure evolved during the Soviet period। सोवियत पीरियड में जो भी सिस्टम था उसमें पूरे तरीके से बदलाव करना था। Consequences of shock therapy। शॉक थेरेपी के क्या consequences हुए? अगर हम आपसे आम भाषा में पूछें, जब आप स्कूल से कॉलेज लाइफ में जाते हो या कहीं अपने घर से नई जगह पर पढ़ने जाते हो, तो बहुत सारे चेंजेस आपके उसमें दिखाई देते हैं। आपके हेल्थ पर भी दिखाई देते हैं, आपके इमोशनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरीके से जब एक नया सिस्टम लाया जाता है तो बहुत सारे लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। पहले क्या था कि जो सोवियत यूनियन में सारे लोगों के जितने भी सिटीजन्स थे उनका ख्याल रखने का काम सरकार ने किया। अब सरकार के जो रोजगार के जो इंस्टीट्यूशन थे, जो कंपनी थी, वो सब हट गई। मतलब कहीं ना कहीं उनको किसी दूसरे हाथों में दे दिया गया, तो वहां पर नए लोगों को रखा गया होगा। तो जो पुराने लोग थे वो बेरोजगार हो गए, या नए सिस्टम में नए स्किल्ड लेबर्स चाहिए होंगे, उनको स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगा। तो पुराने जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने लिए नया रोजगार ढूंढने के लिए मजबूर होने लगे। बहुत समय तक गरीबी रही। तो इस तरीके के कंसिक्वेंसेस वहां देखे गए। शॉक थेरेपी ब्रॉट ruin टू इकोनॉमीज एंड डिजास्टर टू द पीपल ऑफ एंटायर रीजन। लोगों का जो आम जीवन था वो कहीं ना कहीं तहस नहस हो गया। वैल्यू ऑफ रूबल, रशिया की जो करेंसी थी उस समय, वो बहुत ज्यादा गिर गई। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब महंगाई बढ़ जाए और रुपए की कीमत कम हो जाए। तो चीजें जो होती हैं, पहले हम कम दाम में भी ज्यादा चीजें खरीद के ले आते थे, फिर बाद में क्या होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो हम पैसा ज्यादा देकर भी उतनी चीजें नहीं खरीद पाते। ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। पहले सोशल वेलफेयर को बहुत ध्यान दिया जाता था, सब्सिडी दी जाती थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी पुश लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी। जब सब्सिडीज हट गई तो गरीबी भी दिखाई देने लगी, बहुत सारे लोग गरीब हो गए। The construction of democratic institution was not given the same attention priority as the demands of economic transformation। जिस तरीके से आर्थिक सुधारों की मांग हो रही थी, तो कहीं ना कहीं हमको अपने सिस्टम में भी सुधार लाना पड़ता है। तो उस तरीके के सुधार जो थे, पॉलिटिकल सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया, पॉलिटिकल सिस्टम को उतना सुधारने का काम नहीं किया गया। तो वो भी जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा तो वीक था। अब इसके बाद देखते हैं टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। Most of the former Soviet republic are prone to conflicts and many have civil wars and insurgencies। क्या होता है, आप एक बात समझिए, जैसे कि हमारे यहाँ भी जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे जो रियासतें थी, उन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। जैसे आप देखते हैं हमारी भोपाल की रियासत भी जो है वो भी शामिल नहीं होना चाहती थी भारत में। इसके अलावा कश्मीर अलग रहना चाहता था, त्रावणकोर रियासतें अलग रहना चाहती थी, क्योंकि बहुत बेसिक सा रीजन है। ह्यूमन टेंडेंसी जो है वो अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहती। जो लोग पहले से सरकार में रहे होंगे वो चाहेंगे कि वो वहां से हट जाए और कोई नई सत्ता आ जाए या नए व्यक्ति सरकार में आ जाए। तो इस तरीके से जब हम नया सुधार लाते हैं, नया सिस्टम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में आंतरिक विद्रोह होते हैं, या किसी भी देश में आंतरिक विद्रोह होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, इंसर्जेंसीज आती हैं। ये सारी चीजें नॉर्मल है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि रशिया में जो 2 रिपब्लिक्स हैं जिनको चेचन या दागेस्तान कहते हैं, इनमें वायलेंट हिंसक
उत्तराधिकारवादी मूवमेंट हुए, मतलब आगे सत्ता में कौन आएगा, ये शांति से ना तय करके हिंसा से, मारपीट से, इनसे हुए। इसके अलावा तजाकिस्तान में तो सिविल वॉर बहुत लंबे समय तक चली, 2001 में कहीं जाके खत्म हुई। इसके अलावा सेंट्रल एशिया में भी इसको लेकर कंपटीशन होने लगा कि ऑयल पावर किसके हाथ में होगी, कंपनीज किसके हाथ में होगी। आप देखते हैं तो रशिया के आसपास या यूएसएसआर के आसपास जो भी देश हैं वो उनके पास मिनरल रिसोर्सेज या ऑयल बहुत ज्यादा। आज रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का बहुत बड़ा रीजन मिनरल पावर या रिसोर्सेज ही है। तो सेंट्रल एशिया में भी इस बात को लेकर कंपटीशन चलने लगा कि वहां पर ये जो देश आजाद हुए हैं वहां पर कौन जाकर कंट्रोल करेगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि ऑयल पावर या ऑयल रिसोर्सेज उनको मिले। ऑयल रिसोर्सेज आज की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अमेरिका जो है हमेशा से इसी बात के लिए तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उन पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, इराक हो, ईरान हो, क्योंकि वहां पर ऑयल पावर है। तो ये सेंट्रल एशिया भी जो था वो कंपटीशन का जोन बन गया। इसके अलावा इन ईस्टर्न यूरोपियन चेकोस्लोवाकिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 नेशंस। ये जो 15 देश आजाद हुए थे 1991 में, आपने देखा था यूएसएसआर से 15 देश टूटे। बाद में जाकर उन देशों में भी से भी चेकोस्लोवाकिया था, चेकोस्लोवाक में टूट गया। इसके अलावा यूगोस्लोवाकिया था, वो 7 देशों में टूटा। इस तरीके से ये आगे दिया है। यूगोस्लोवाकिया है कई सारे पार्ट्स में टूटा, जिसमें क्रोएशिया था, स्लोवानिया था, हर्जेगोविना था, ऐसे 7 देश थे, धीरे धीरे बने। तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो देश बने थे पहले उनसे भी टूटकर नए देश बने। तो हम देखेंगे कि जब यूएसएसआर टूटा या रशिया बना तो जितने भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनके साथ इंडिया ने कैसा रिलेशन बना के रखा। तो आप आज भी देखेंगे कि इंडिया और रशिया के रिलेशन जो है वो हमेशा से ही अच्छे हैं। शुरुआत में थोड़े बहुत हम डिसाइड नहीं कर पाए थे कि किस तरीके से हम सोशलिज्म को प्रमोट करें या हम कैपिटलिज्म को प्रमोट करें। तो नेहरू जी एक आइडियोलॉजी के साथ आए जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कह देते हैं। लेकिन 1971 में जब हमने बांग्लादेश को बनाने का सोचा या उस तरीके का कन्फ्लिक्ट ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में चल रहा था, तो हमने 1971 में रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी और एग्रीमेंट किया, जिसको आप आगे चल के पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे समझ लेंगे। तो इसके जरिए हमने रशिया के साथ अपने जो दोस्ती है उसको मजबूत करने की कोशिश की। हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, आज भी हम रशिया को अपना रिलायबल पार्टनर मानते हैं। India has maintained good relation with all the post-communist countries. India relation with Russia are an important aspect of India's foreign policy. Both the countries share a vision of multipolar world order. ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात दोनों ही देश मानते हैं। रशिया भी कहता है कि जो पूरी दुनिया है वो 2 गुटों में क्यों डिवाइड हो। दुनिया में जितने भी देश है वो अपने तरीके से अपना डेवलपमेंट करें, उनकी अपनी डिप्लोमेसी हो, उनकी अपनी पॉलिटिकल सिस्टम हो और सब मिलकर साथ में काम करे या अपने अपने स्तर पर अपना ग्रुप बनाए। जैसे आगे चल के बाद में धीरे धीरे आसियान बना, बिम्स्टेक बना, G20 बना, तो इसी को मल्टीपोलर वर्ल्ड भी कह देते। तो इस तरीके से दोनों का विजन था कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर होनी चाहिए। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. सबसे पहले तो 1971 में भी हो गया था। इसके बाद ये जो 2001 में 80 बायलैटरल द्विपक्षीय संधियां दोनों के बीच में हुई, जो कि अलग अलग क्षेत्र में हुई होंगी, इकोनॉमी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में। इस तरीके के बहुत सारी ट्रीटीज हम दोनों देशों ने आपस में की। इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम रशिया ओवर इश्यूज लाइक कश्मीर, एनर्जी सप्लाईज, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना। रशिया ने इंडिया को बहुत हेल्प किया। हमने जितना भी अपना सैटेलाइट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत में हमारी हेल्प जो है रशिया ने की है। उस समय 1971 में यूएसएसआर बोला जाता था, लेकिन 1971 में से ही हमारी जो उनके जो रिलेशन थे वो अच्छे रहे। इसके अलावा हमने कश्मीर के मुद्दे पर भी रशिया ने हमको सपोर्ट किया। इसके अलावा सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए हमको जो मार्ग चाहिए, जो रास्ता चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें रशिया हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस को बैलेंस करने में रशिया कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट करता है। तो रशिया से इंडिया को काफी फायदा होता है। रशिया बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रिलेशन बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्ज आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। अब एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कोई एक तरफा तो हमारी मदद नहीं करता ना।
जब तक सामने वाले का कोई फायदा ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी मदद नहीं करेगा, उसको फायदा पहुंचाने का काम नहीं करेगा। रशिया ने ये सारा काम इसलिए किया क्योंकि रशिया से हम हथियार खरीदते हैं और रशिया के लिए बहुत बड़ा बाजार है। हथियार खरीदने में हम सबसे पहले रशिया के पास ही जाते हैं। अब तो हम फ्रांस, अमेरिका सबसे हथियार खरीदने लगे, लेकिन हमारे पास भी हथियारों की जब जरूरत थी तो उस समय हम रशिया के पास पहले गए। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि किस तरीके से यूएसएसआर जैसा बड़ा एम्पायर बना और अपनी गलतियों को ना सुधार पाने की वजह से वो कोलैप्स कर गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बाइपोलैरिटी के खत्म होने से बैलेंस पावर ही नहीं बदला, बल्कि दुनिया की सोच, सिस्टम और रिश्ते भी बदले। अगर आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। और साथ ही साथ अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।